हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर्यन अगेन। अपन ने पिछली क्लास में देखा था ब्लड प्रेशर के बारे में देखा था। सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, ब्लड और अपने हाइपरटेंशन क्राइसिस है। इसको अपन ने देखा था कि कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट हो जाते हैं। बीपी बढ़ता है तो अपने हार्ट वाली ट्रिक पड़ी थी, हार्ट वाली। और जब बीपी आपका फॉल होता है तो अपने लोकस का ट्रिक पड़ा था, है ना। अब अपन देखते हैं आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, पल्स प्रेशर। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा पल्स प्रेशर का। और आपने काफी कंपटीशन एग्जाम देखोगे, वहां पे पल्स प्रेशर कैलकुलेट भी कराते थे। पल्स प्रेशर होता क्या है, सिंपल सर, बहुत सिंपल है कि पल्स प्रेशर क्या होता है, समझ लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है। पल्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी की जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। मतलब पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। मैंने आपको एक बात और बताई थी पिछली क्लासों में कि सिस्टोलिक बीपी हरदम डायस्टोलिक बीपी से ज्यादा होता है, हरदम। चाहे बीमारी आ जाए तो भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। मतलब कि पल्स प्रेशर ऑलवेज बी पॉजिटिव, हरदम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अपन बात करें कि आइडियल पल्स प्रेशर कितना होता है, तो आपको पता है कि आइडियल सिस्टोलिक बीपी अपने कितना माना, 120। डायस्टोलिक बीपी अपने कितना माना, 80। तो यदि आप आइडियली अपन बात करेंगे कि पल्स प्रेशर कितना होता है, तो 40 mm ऑफ Hg आपका आइडियली क्या होता है, पल्स प्रेशर होता है। ठीक है, कितना होता है, 40। रेंज में अपन बात करें, रेंज में अपन बात करें तो आप इसको 30 टू 50 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हो कि इतना है तो भी ये नॉर्मल है ना। 30 टू 50 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। अपन इतना कहेंगे यदि पल्स प्रेशर 30 mm ऑफ Hg से कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन ऐसे कहते हैं नैरो पल्स प्रेशर। क्या बोलेंगे, नैरो पल्स प्रेशर बोलेंगे। और यदि आपका पल्स प्रेशर 50 mm ऑफ Hg से ज्यादा है तो उसको अपन बोलेंगे वाइड पल्स प्रेशर। एक दो जगह काम आता है जब अपन आईसीयू में काम करेंगे, तो कुछ जगह जो लोग ज्यादा डीप में पढ़ाई करते हैं उनके जरूर थोड़ा सा ही काम आता है, लेकिन पल्स प्रेशर का इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है ना। नॉर्मल आप सिस्टोलिक देखते हैं, सिस्टोलिक कम है तो मतलब फ्लूइड दे दो, डायस्टोलिक ज्यादा है तो अपन दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं आपको। डायस्टोलिक कम है तो आपको आइनोट्रोप स्टार्ट कर देते हैं, डायस्टोलिक ज्यादा है तो अपन वेजोडाइलेटर स्टार्ट करते हैं। वो सब चलता रहता है। आप जब आईसीयू में काम करोगे तो आपको ये सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी, है ना। लेकिन अभी अपन को थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देना है ना। तो इसको अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, कि नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 आइडियली। रेंज में बात करें तो 30 टू 50। 30 से कम है तो नैरो पल्स प्रेशर, 50 से ज्यादा है तो वाइड पल्स प्रेशर होता है। क्लियर इतनी बात। यदि आपसे एग्जांपल दे दें कि एक इंसान है, उसका बीपी है, एक इंसान का बीपी है वो कितना है, 140/90 है एक इंसान का बीपी। तो इसका पल्स प्रेशर कैलकुलेट करो तो इसका पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका पल्स प्रेशर हो जाएगा 50 mm ऑफ Hg। क्लियर, ये इसका पल्स प्रेशर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से अपन पल्स प्रेशर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि 50 से ज्यादा हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वाइड पल्स प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ये ना एक टर्म और समझा देना चाहता हूँ, इससे पहले आगे इसको पढ़ो उससे पहले एक इंटरेस्टिंग टर्म है उसको समझो। टर्म का नाम है आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। क्या है, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। देखो आर्टेरियो, यहाँ पे टर्म मैंने लिखी आर्टेरियो। यहाँ पे आर्टेरियो से मतलब कि आर्टरी। ठीक है, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है, कभी भी आप स्क्लेरोसिस का मतलब आगे जाके आपको काफी ज्यादा मेडिकल साइंस में जाओगे तो काफी जगह टर्म मिलेगी। आर्थरोस्क्लेरोसिस मिलेगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मिलेगा, है ना, रेटिनल स्क्लेरोसिस मिलेगा। ठीक है, काफी टर्म अपन स्क्लेरोसिस से रिलेटेड देखते हैं। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। कोई जगह से हार्डनिंग आ जाती है, कोई जगह से टाइट हो जाता है कोई, तो उसको अपन बोलते हैं स्क्लेरोसिस बोलते हैं। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्योंकि आर्टरी क्या हो गई है, स्क्लेरोसिस हो गई है। मैंने आपको बताया था पहले भी जब अपन आर्टरी के बारे में पढ़ रहे थे कि अपनी जो आर्टरी होती है वो इलास्टिक नेचर की होती है। इलास्टिक नेचर का मतलब कि जैसे बीपी बढ़ा तो आर्टरी थोड़ी चौड़ी हो जाती है तो उनको डैमेज नहीं होता। बीपी कम है तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है। बीपी बढ़ा
तो वो थोड़ी फैल जाती है ताकि ताकि वो डैमेज ना हो। वो जब बीपी कम हुआ तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान 50 साल से ऊपर हो जाता है या ओल्ड एज में आ जाता है, ओल्ड एज में आ जाता है या 50 साल से ऊपर हो जाता है, तो उनके अंदर जो इलास्टिसिटी है, आर्टरी के अंदर जो इलास्टिसिटी है उसका लॉस होने लग जाता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होने लगती है। ठीक है, उनकी आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस होने लग जाती है, क्योंकि इलास्टिन फाइबर है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। दूसरी बात, अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन में बताया था ना, इलास्टिन फाइबर भी होते हैं, वो डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन कह सकते हैं, इसी को अपन ये बोलते हैं डिक्रीज आर्टरी कंप्लायंस, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्टरी की जो कंप्लायंस मतलब होता है कि बीपी के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज करना, इस चीज को बोलते हैं कंप्लायंस, है ना। तो कंप्लायंस से वो भी क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। या अपन इसी चीज को बोल सकते हैं स्टिफनेस ऑफ आर्टरी, स्टिफनेस ऑफ आर्टरी। तो मतलब बात ये कि तीनों एक ही चीज है, या तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दो, तीनों एक ही चीज है, या तो इनको आप लॉस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दो, सॉरी, या तो इनको आप लॉस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दो, या इनको आर्टेरियल कंप्लायंस डिक्रीज होना बोल दो, या स्टिफनेस ऑफ आर्टरी बोलो। एक ही चीज है जिसको अपन कंबाइनली क्या बोलते हैं, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। और ये सब देखने को मिलता है अपन को मोर देन 50 ईयर ओल्ड या ओल्ड एज में देखने को मिलता है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो जिनकी एज 50 से ऊपर हो जाती है, उनकी आर्टरी वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है, आर्टरी स्टिफ हो जाती है, या उनकी कंप्लायंस कम हो जाती है, या अपन कह सकते हैं कि उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मतलब कि प्रेशर तेजी से आया ना आर्टरी में, वो फैलेंगी नहीं, और फैलेंगी नहीं, वो टाइट ही रहेंगी, तो इंसान का बीपी बढ़ने लग जाता है। इसलिए देखा जाता है कि कहा जाता है कि उनका नॉर्मल बीपी ओल्ड एज में नॉर्मल बीपी इतना रहता है, ये ओल्ड नॉर्मल बीपी है ओल्ड एज में, है ना, नॉर्मल बीपी है ओल्ड एज का। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब कि बीपी है वो बढ़ा रहना लगता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है ओल्ड एज में। तो कोई पूछे कि ओल्ड एज में बीपी इंक्रीज क्यों होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उनकी कंप्लायंस कम हो जाती है, स्टिफ हो जाती है आर्टरी, तो वो फैलती नहीं है, तो उनपे फैलती नहीं है, तो प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है, और प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है तो बीपी बढ़ जाता है। तो नॉर्मल बीपी होता है ये ओल्ड एज में। क्लियर हुई इतनी बात, इस चीज को बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब अपन आगे की बात करें, बीच में काफी बार ये टर्म यूज होगी इसलिए मैंने बताया। अब अपन ने यहाँ पे दो चीज पढ़ी थी कि एक होता है नैरो पल्स प्रेशर, एक होता है वाइड पल्स प्रेशर। अब अपन एक एक करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि नैरो कौन सा होता है, वाइड कौन सा होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नैरो पल्स प्रेशर। नैरो पल्स प्रेशर, ठीक है। अब समझो नैरो पल्स प्रेशर को, इसको अच्छी तरह समझते हैं अपन, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए समझते हैं। अपन ने पढ़ा था पल्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पल्स प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। अब मैंने कहा कि नैरो पल्स प्रेशर कब बोलेंगे, जब पल्स प्रेशर 30 mm ऑफ एच, इनका डिफरेंस है वो इससे कम होगा। ठीक है, प्रेशर कम मतलब कि पल्स प्रेशर कम होगा, इसके दो ही एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो आपका सिस्टोलिक बीपी है वो कम हो, या डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा हो। बेसिक मैथ है, यदि इसको बढ़ाओ या इसको कम करो तभी पल्स प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब सिस्टोलिक बीपी को कम करना है तो मैंने बताया सिस्टोलिक बीपी ओनली किस बात पे डिपेंड करता है, सिस्टोलिक बीपी डिपेंड करता है आपके कार्डियक आउटपुट पे। सिस्टोलिक बीपी आपका किस पे डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है। मतलब इंसान, अब आप ये समझ लो कि सिस्टोलिक बीपी को आप किसी भी तरीके से कम कर रहे हो तो आपका पल्स प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। मेनली अपन देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम है, मतलब कि सिस्टो आपको यदि नैरो पल्स प्रेशर देखने को मिल रहा है तो आप कह सकते हैं इंसान का सिस्टोलिक बीपी कम है। सिस्टोलिक बीपी कम है इसका मतलब है कि आपका लो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंसान का लो है, या इंसान का हार्ट रेट है वो कम हो सकता है, या इंसान का वीनस रिटर्न कम आ रहा है। लेकिन मेनली अपन बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंसान का है वो क्या है, लो हो रहा है। दूसरा दूसरा क्या रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन होता है कि आपका डायस्टोलिक बीपी बढ़ गया। डायस्टोलिक बीपी कब बढ़ता है, जब इंसान की क्या हो रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेजो
कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, मैसिव वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि आर्टरी है वो क्या हो रहा है, उनका जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेनली ये देखने को मिलता है एरोटिक स्टेनोसिस में। इसमें एरोटिक स्टेनोसिस, जो आर्टरी की जो डायमीटर कम हो जाता है, आर्टरी और सक्रिय हो जाती है, उसको एरोटिक स्टेनोसिस बोलते हैं। तो ये आपको नैरो पल्स प्रेशर दिख रहा है, इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है कि डीबीपी है वो बढ़ रहा है, या हो सकता है सिस्टोलिक बीपी कम हो रहा है, मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंसान का कम है। ठीक है, ये दो ही रीजन हो सकते हैं। दूसरी बात अपन करते हैं वाइड पल्स प्रेशर। दूसरा अपन देखते हैं वाइड पल्स प्रेशर। तो वाइड पल्स प्रेशर कब बोलते हैं, जब आपका पल्स प्रेशर 50 mm ऑफ एच से ज्यादा हो जाए तो उसको वाइड पल्स प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वाइड पल्स प्रेशर कब बोलते हैं, जब आप इंसान का जो पल्स प्रेशर है वो 50 से ज्यादा हो जाए, उसको वाइड पल्स प्रेशर बोलते हैं। अब ये दो ही कंडीशन में हो सकता है ये भी, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पल्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। या तो आपका सिस्टोलिक बीपी बढ़ गया हो तभी तो इनका डिफरेंस ज्यादा आएगा, या डायस्टोलिक बीपी कम हो गया हो। सिस्टोलिक बीपी बढ़ता कब है, आप बताओ सिस्टोलिक बीपी कब बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था अभी कि सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, वो बढ़ता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब इसको आप कैसे भी लिख दो, स्टिफनेस ऑफ आर्टरी होने से, या अरोटा की एरोटिक कंप्लायंस के कम होने की वजह से, या स्टिफनेस हो गई आर्टरी में बोल दो, या इलास्टिसिटी लॉस हो गई, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है, मतलब डीवीपी कम हो रहा है, डायस्टोलिक बीपी कम कब होगा, जब वेजो डायलेशन होगा। दूसरा अपन बोल सकते हैं वेजो डायलेशन। तो ये दो कंडीशन है, तब अपन कह सकते हैं कि आपका वाइड वॉल प्रेशर आता है। वेजो डायलेशन मेनली आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है सेप्टिक शॉक में। सेप्टिक शॉक क्या होता है, कई बार इंसान को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, उसका इन्फेक्शन कंट्रोल ही नहीं होता, बुखार आ रहा है बुरी तरह। तो जब सेप्सिस क्रिएट होता है ना, इंसान में सेप्सिस क्रिएट होने लग जाता है, तब उसका बीपी भी लो होने लग जाता है, क्योंकि सेप्सिस है ना वेजो डायलेशन कराता है, सेप्सिस वेजो डायलेशन कराता है, जिसकी वजह से इंसान का डायस्टोलिक बीपी है वो क्या होने लग जाता है, फॉल होने लग जाता है। ये अपन कह सकते हैं पल्स प्रेशर है वो क्या होने लगता है, वाइड होने लगता है। तो वाइड पल्स प्रेशर का मेन रीजन होता है वो क्या होता है, सेप्सिस होता है, सेप्टिक शॉक होता है। तो ये दो कंडीशन है जिनमें आपका वाइड पल्स प्रेशर आपको वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिल रहा है, वह जो डायलेशन अपन सस्पेक्ट करते हैं इंसान को, अपन वह जो क्या देते हैं, आयनोट्रॉप्स देते हैं। ये आगे की बात है, अभी छोड़ो ना, सेकंड ईयर में आपको सर पढ़ाएंगे या मैं ही आपको ये सब पढ़ाऊंगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब मैंने आपको ना पिछली क्लास में एक टॉपिक और पढ़ाया था, एक टॉपिक बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, आपको याद भी होगा, एथलीट हार्ट सिंड्रोम बताया था ना, एथलीट्स हार्ट सिंड्रोम। अपन ने पिछली क्लास में एक टॉपिक देखा था एथलीट हार्ट सिंड्रोम। इसमें मैंने बताया था कि इंसान का जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज हार्ट होता है। क्या होता है, लार्ज साइज ऑफ हार्ट अपन को देखने को मिलता है इंसान में, है ना। तो जो लार्ज साइज का हार्ट देखने को मिलता है, उसकी मतलब कि मायोकार्डियम वो भी बड़ी होती है, और मायोकार्डियम बड़ी होती है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा आता है, मतलब कि सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। दूसरी बात, जिनका हार्ट का साइज बड़ा होता है, एथलीट्स होते हैं, उनकी अरोटा होती है, आर्टरी होती है, उनमें इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है ना। इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, हालांकि उनमें अच्छी तरह वो फैल जाएंगी, तेज प्रेशर आया तो भी आर्टरी पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डायमीटर को बढ़ा लेती हैं। ठीक है, तो उनका ये कहा जाता है कि डायस्टोलिक बीपी है वो क्या होता है, लो होता है। तो ओवरऑल आपने बात देखी कि सिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा है, और पल्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है वो फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमको जो देखने को मिलता है वो फिजियोलॉजिकल वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल मतलब कि कोई बीमारी नहीं है, पैथोलॉजिकल होता मतलब कि कोई बीमारी की वजह से, फिजियोलॉजिकल मतलब होता है नॉर्मल या हेल्दी, है ना। कि आपको जो एथलीट्स होते हैं उनमें नॉर्मली आपको वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा, वो कोई बीमारी नहीं होती, वो नॉर्मल होता है। ठीक है,
हेल्दी होता है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं होती है वो। ठीक है, क्लियर। तो अपन ने ये पूरा अपन ने आज देखा, पूरा अपन ने देखा आज क्या, पल्स प्रेशर को देखा। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी को अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल 140/90 वाला देखा, तो इसका पल्स प्रेशर कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब यदि ये 30 से कम होता है पल्स प्रेशर डिफरेंस तो नैरो बोल देंगे, 50 से ज्यादा होता है तो उसको वाइड बोल देंगे। ठीक है, अब नैरो पल्स प्रेशर होता है वो, उसकी दो ही रीजन हो सकते हैं, तो सिस्टोलिक बीपी है वो कम हो गया है, या डायस्टोलिक बीपी बढ़ गया है। डायस्टोलिक बीपी बढ़ने का मतलब कि वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया आपके, वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि आर्टरी है वो नैरो हो गई है, मतलब एरोटिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है, आर्टरी स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। सिस्टोलिक बीपी कम होने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो चुका है। दूसरा अपन ने देखा वाइड पल्स प्रेशर, मतलब कि आपका पल्स प्रेशर वो 50 से क्या मिल रहा है, ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कि आपका सिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा है। ये डायस्टोलिक बीपी कम कब होता है, जब इंसान को वेजोडाइलेशन हो रहा है। वो वेजोडाइलेशन मेनली किसमें देखने को मिलता है, सेप्टिक शॉक में। ठीक है, दूसरा एसबीपी कब बड़ा देखने को मिलता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी, एरोटिक कंप्लायंस का कम होना, या स्टिफनेस ऑफ आर्टरी, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही बात है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मेनली ये 50 साल से ऊपर देखने को मिलता है लोगों में, इसलिए उनका नॉर्मल बीपी क्या होता है, 142/90 माना जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। एथलीट्स में बताया मैंने कि एथलीट्स में सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ रहता है और डायस्टोलिक बीपी कम रहता है, क्योंकि हार्ट का साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए उनमें जो पल्स प्रेशर है वो बढ़ा हुआ देख मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वाइड पल्स प्रेशर। ओके, अब अपन देखते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, है ना, कि बीपी कैसे मॉनिटर किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बीपी मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। तो हेडिंग डालो बीपी इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो बीपी मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। तो मेनली अपन जो आप पढ़ते हो वो तीन तरह के पढ़ते हो, है ना, तीन तरह के पढ़ते हो। एक तो आप पढ़ते हो स्पाइगमो मैनोमीटर, स्पाइगमो मैनोमीटर पढ़ते हो। ठीक है, जो बेसिकली अपन ओपीडी या वार्ड में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा, वो देखा होगा आपने, आर्टेरियल लाइन, आर्टेरियल लाइन जो कि अपन आईसीयू में यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा एक और आता है आपके 24 आवर मॉनिटरिंग, 24 आवर्स मॉनिटरिंग वाला आता है, जो है ना व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक बीमारी होती है उसमें यूज करते हैं। आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है, ये तीनों क्या होते हैं पहले समझो। पहले अपन स्पाइगमो मैनोमीटर की बात करते हैं, ये क्या होता है ना, पहले अपन बात करते हैं स्पाइगमो मैनोमीटर। स्पाइगमो मैनोमीटर जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, ये भी तीन टाइप का होता है। स्पाइगमो मैनोमीटर है, ये भी तीन टाइप का होता है ना। एक तो होता है मर्क्यूरी वाला, जिसमें वो हाथ में बांध के फुलाते रहते हैं गुब्बारा। एक आजकल एनारॉइड वाला आने लग गया जिसमें मरकरी नहीं आता। ये तो मरकरी स्पाइगमो मैनोमीटर आता है, एक एनारॉइड आता है जिसमें मरकरी नहीं आता, एक हैंडल्स आता है, उसको पकड़ के फुलाते हैं। और आजकल आने लगा है सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है वो डिजिटल होता है, डिजिटल स्पाइगमो मैनोमीटर। मैं आपको इमेज से दिखा देता हूँ, एक मिनट, है ना, रुको। ठीक है, ये अपन देखते हैं अलग अलग तरह के आते हैं ना, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक मिनट, है ना, ये वाला, जो ये वाला होता है अपना, ये मरकरी वाला है, ये आपका मरकरी वाला है, जिसमें आपने यहाँ पे आपको ये बांध देते हैं, आपके कफ बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कफ, बीपी कफ बोलते हैं। बीपी कफ को आप बांध दोगे आपके आर्म पे, फिर आपको इन्फ्लेट करोगे और यहाँ से बीपी बढ़ता रहेगा, और उसको अपन इस टैग से मॉनिटर कर लेते हैं। सबसे कंफर्म मतलब एक्चुअली यही बताया जाता है ना, एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड ये होता है। एक एनारॉइड और आने लग गया जिसमें एनालॉग भी बोलते हैं, कई बार इसको एनारॉइड बोल दो, एनारॉइड बोल दो, या इसको अपन कई बार एनालॉग भी बोलते हैं। एनालॉग क्यों, क्योंकि एक निडल का डिफ्लेक्शन होता है इसमें, ये निडल है, आप इसको फुलाओगे और वो ही आपके प्रेशर को बंद कर देगा, पर इसमें मरकरी नहीं होता, इसमें क्या होता है, निडल होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा चल रहा है वो ये आजकल डिजिटल वाला। ठीक है, बीपी बांध देते हैं, बटन दबा दो, अपने आप बीपी बता देगा वो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बताया जाता है तो वो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है, आपका मरकरी वाला। मोस्ट एक्यूरेट होता है वो कौन सा होता है, मरकरी वाला होता है, ये वाला। ठीक है, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। पर इन सबको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में तो बीपी इंस्ट्रूमेंट ही बोलते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है स्पाइगमो मैनोमीटर बोला जाता है। ठीक है, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं
आर्टेरियल लाइन, ये आप सबने नहीं देखा होगा, यदि आप आईसीयू में नहीं गए हो आज तक तो आपने देखा भी नहीं होगा। आर्टेरियल लाइन और होता है ना, ये बिल्कुल मॉनिटरिंग देता है। देखो ये होता है इन्वेजिव बीपी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्वेजिव बीपी, आईबीपी, ये अपन बोल सकते हैं इन्वेजिव बीपी। देखो इन्वेजिव मतलब होता है जो आपकी निडिल, जो आपकी बॉडी के अंदर निडिल घुसती है ना, उसको इन्वेजन बोलते हैं। इन्वेजन मतलब कि अंदर आक्रमण करना, कोई भी सुई घुसाते हैं तो आप इन्वेजिव प्रोसेस कर रहे हो, आपकी स्किन के अंदर, स्किन को कोई चीज प्रिक करके अंदर जा रही है ना, उसको इन्वेजिव बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो बाहर अपन करते हैं, अपन अंदर कोई निडल नहीं डाल रहे, उसको अपन नॉन इन्वेजिव बोलते हैं। तो इसको अपन, इनमें आप निडल डाल के अंदर नहीं जा रहे, कोई आप निडल, कोई आप सुई नहीं चुबा रहे आपकी बॉडी में, है ना, तो इनको अपन NIBP भी बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, है ना। ताकि जबकि आर्टरी लाइन में अपन सुई डालेंगे अंदर, है ना, आर्टरी होती है ना, जो आर्टरी होती है, इसमें क्या करेंगे, जो भी आपकी बॉडी में आर्टरी होती है, चाहे वो रेडियल आर्टरी हो, चाहे वो रेडियल आर्टरी हो, चाहे वो फिमोरल आर्टरी हो, रेडियल आर्टरी हो या फिमोरल आर्टरी हो, उसमें अपन क्या है, एक कैथेटर डालते हैं, उसमें अपन कैथेटर डालेंगे, कैथेटर इन्वेजन करेंगे। और मेनली जो कैथेटर इन्वेजन करते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं PMO लाइन, PMO लाइन डालते हैं, प्रेशर मॉनिटरिंग आती है, प्रेशर मॉनिटरिंग आउटफ्लो आता है, उसको अपन डालते हैं ना। तो एक कैथेटर को अपन अंदर डालते हैं, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में आपको पता है, तो हम आईसीयू में इसको लीडर कैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडर कैथ बोलते हैं आईसीयू में, कि हम लीडर कैथ डालेंगे। आपके लेवल की चीज नहीं है, बहुत हाई लेवल की चीज है ना। लीडर कैथ डालते हैं, ये लीडर कैथ को आप फिमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी, आर्टरी के अंदर, है ना, डीप होती है ना, उन आर्टरी के अंदर इसको डाला जाता है ना, आर्टरी के अंदर इसको डाल देंगे। और डालने के बाद वो आर्टरी के अंदर उनके जो नली होती है ना, जो लीडर कैथ होता है, इसमें एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, इसमें एक ट्रांसड्यूसर बोल दो या मैनोमीटर बोल दो, उसके एंड पे लगा होता है, जो बीपी को कैप्चर करता रहता है, बिल्कुल एक्चुअल बीट बाय बीट प्रेशर आता है इसमें, एक्चुअल बीट बाय बीट प्रेशर, है ना। सबसे अच्छा बीपी यदि कोई पूछे तो यही होता है। और वो सीधा आपकी जो कैथेटर जो आपके आर्टरी के अंदर गया है, वो बीपी को मॉनिटर करता है और आपके मॉनिटर पे दिखाता रहता है ना। मैं इसका इमेज भी आपको दिखाता हूँ ना, ये ऐसे इसका इमेज है ना, तो इसको भी आप समझो, इस इमेज को भी समझो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये रेडियल आर्टरी है, आपके यहाँ पे रेडियल आर्टरी होता है, इस रेडियल आर्टरी में अपने पास ये कैथेटर आता है, इसको अपन लीडर कैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडर कैथ बोलते हैं, लीडर कैथ बोलते हैं, या इसको आर्टेरियल लाइन भी बोल सकते हो। अपनी आर्टेरियल लाइन है, इसको इसके अंदर आर्टरी के अंदर क्या कर दिया, प्रिक कर दिया। अब ये प्रिक करने के बाद यहाँ पे अपने एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, जो बिल्कुल आपको हार्ट लेवल पे रखना होता है। जब आईसीयू में आप काम करोगे, इसी से अपन एबीजी कर लेते हैं, फिर जो कार्डियक जितने भी आईसीयू वहां पे ये रहता है, इन्हीं से ईसीजी एबीजी भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये पूरा यहाँ पे कनेक्ट होता है ना, कि आप बीच में से कभी ब्लड निकालना चाहते हो, अंदर डालना चाहते हो, वो सब इसके अंदर हो जाता है। ये बीपी मॉनिटर करता है, और यहाँ पे जाके फिर क्या होता है, ये लगता रहता है, इसमें हिपेरिन भरा होता है, इसमें क्या होता है, हिपेरिन भरा होता है, तो बार बार इसको फ्लश करना होता है। और ये सीधा क्या मॉनिटर से अटैच होता है, ये मॉनिटर से अटैच होता है, आईसीयू के मॉनिटर से। इस मॉनिटर में आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, देखो जो ये ऊपर दिख रहा है 71, ये तो हार्ट रेट, और जो ये दिख रहा है आपको, ये होता है आपका इन्वेजिव बीपी, है ना, इन्वेजिव बीपी बोलेंगे इसको, है ना। ये इन्वेजिव बीपी होता है, इसकी वेव आती रहती है, यहाँ पे वेव आती रहती है ना। साथ में ये होता है आपका SpO2 होता है ना। यहाँ पे मतलब इस इंसान का आप देख रहे हो 80 50/45 आ रहा है, मतलब कि ये तो सिस्टोलिक बीपी आ रहा है और ये इसका डायस्टोलिक बीपी आ रहा है, ठीक है। साथ में बीच में इसका नीचे दिखाता है, वो इसका मैप दिखाते हैं, जो नीचे 65 लिख रखा है ना, ये मीन आर्टरी प्रेशर होता है, इसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ये मैप होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके बीपी लिखा होता है, वो NIBP लिखा होता है, नॉन इन्वेजिव बीपी, जो अपन बीपी कफ बांध के लगाते हैं ना, बीपी कफ, उसकी जो बीपी आता है उसको नॉन इन्वेजिव बीपी बोलते हैं, वो यहाँ लिखा होता है। तो अपन इन दोनों को मैच करते हैं, लेकिन ज्यादा रिलायबिलिटी होती है वो ये होती है IBP, है ना। IBP को अपन ज्यादा रिलायबल मानते हैं। तो बीट बाय बीट इसका जो बीपी है ना, वो चेंज होता रहता है बीट बाय बीट, कभी ज्यादा कभी कम, ज्यादा कम होता रहता है, ये वेव के अकॉर्डिंग, है ना। सबसे एक्चुअल आईसीयू में यही होता है, बिल्कुल आर्टर लाइन में डाल देते हैं। ये लीडर कैथ बता रहा हूँ, ये लीडर कैथ आता है आपके 3-4 हजार का, 3,000 का लीडर कैथ आता है। इस लीडर कैथ को आईसीयू में मांगते हैं, आपके सर्जन या एनेस्थीसिया वाले आके इसको लगाते हैं, पूरा
यहाँ पे इसको मैनोमीटर बोलते हैं, इसको जीरो करना होता है, बार बार जीरो करना होता है। और यहाँ पे जो हिपेरिन होता है ना, इससे पूरी आर्टरी लाइन को फ्लश करना होता है बार बार हर घंटे में, ठीक है। और बाद में ये सीधा आपको आईसीयू में दिखाता रहता है, सॉरी मॉनिटर पे दिखाता रहता है। इसको बोलते हैं आर्टेरियल लाइन, आईसीयू में बहुत यूज होती है। इसके बाद में एक 24 आवर वाला वो बीपी मॉनिटर होता है ना, 24 आवर बीपी मॉनिटरिंग और होता है ना। इसमें क्या होता है, वैसे बहुत कम लोग यूज लेते हैं, इसका यूज लिया जाता है आपके व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में। किसमें? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो पहले समझो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है। आपने देखा, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे उनके सामने नर्स इंजेक्शन लेके पहुंचती है, कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है डर की वजह से। ऐसा मैंने देखा भी है काफी बार। आप देखोगे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है कि जैसे आप किसी डॉक्टर को देखोगे, किसी नर्स को देखोगे, किसी भी और ऑफिसर्स को देखोगे, पैरामेडिकल को देखोगे, नर्सिंग ऑफिसर्स को देख रहे हो, स्टाफ नर्स को देख रहे हो, तो उनको देखते ही क्या होता है कि आपका बीपी बढ़ने लग जाता है, आपको डर लगने लग जाता है कि अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर बीमारी निकलेगी, मेरा बीपी बढ़ने लगेगा, है ना। तो हॉस्पिटल में एंट्री करते ही आपका बीपी बढ़ने लग जाता है, आप घबराने लग जाते हो। उस कंडीशन को आप बोलते हो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, है ना। बीपी इंड्यूस बाई या बाई बीपी इंड्यूस बाई मेडिकल प्रोफेशनल, या ऐसे मत लिखो, गलत लिख दिया, ये मेडिकल प्रोफेशनल नहीं, मतलब कि जो व्हाइट कोट वालों को देख के जो बीपी बढ़ता है उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उनमें क्या करते हैं कि अपन बीपी कप बंधा रहता है, उनमें रेगुलर 24 घंटे बीपी कप बंधा रहेगा और एक सेल सा लगा रहेगा जो उसको अपनी बेल्ट पे बांध लेता है ना। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, इसकी भी आपको एक बार इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये भाई, ये ऐसे एक ट्रांसड्यूसर आता है, ये बीपी मॉनिटरिंग का ट्रांसड्यूसर है। ये ट्रांसड्यूसर आपके बंधा रहेगा जिसमें बैटरी लगी होती है। टाइम टू टाइम हर 15-20 मिनट जो अपन सेट करते हैं उसमें ये बीपी कप को इन्फ्लेट करेगा। ये कप बांध दिया, इसको बीपी कप बांध दिया, इसको बार बार ये क्या करेगा, इन्फ्लेट करेगा। और ये इसका पंप है, इसमें जो बैटरी है ना, ये इसको अनफ्लेट करेगा। आपको फिक्स कर दो, जैसे 15 मिनट कर दिया, फिक्स कर दिया, हर 15 मिनट में बीपी रिकॉर्डिंग करेगा। तो अपन देख लेंगे, पूरा रिकॉर्ड उसका रहता है कि कब कब उसका बीपी क्या क्या था। इसमें मेमोरी भी होती है, मेमोरी भी होती है जो इसको बता देगा कि कब कब इसका बीपी था। और अब ऐसे अपन पूरे 24 घंटे का बीपी मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि हॉस्पिटल में आने के बाद उसका बीपी बढ़ा था क्या, ठीक है। तो एक ये डिवाइस भी आती है, बट ये रेयरली यूज होती है ना, रेयरली यूज। मैंने तो कभी देखा नहीं मेरी लाइफ में कि ऐसा डिवाइस मेडिकल पे मिला है, लेके आया हूँ। तो ऐसा बहुत कम होता है। मेनली जो चलता है आईसीयूज में चलता है, आईबीपी चलता है आईसीयू में। ओपीडी में यूज करते हैं वो इनको लेते हैं ना। याद रखना कि जो आईबीपी होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है किससे, एनआईबीपी से, है ना। मोर रिलायबल है, मोर रिलायबल, है ना। ये बीट बाय बीट प्रेशर देता है। आईबीपी इन्वेजिव बीपी, है ना। आईबीपी लिख देता हूं, आईबीपी मतलब इन्वेजिव बीपी। हालांकि इसमें अपन जैसे आर्टरी लाइन के अंदर कैथेटर लगाया ना अपन ने, आर्टरी लाइन के अंदर अपन ने कैथेटर लगाया, कोई भी सुई भी घुसाते हैं जो आपकी स्किन को प्रिक करके आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उसको इन्वेजिव प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि एनआईबीपी जो आप स्पाइगो मैनोमीटर से कराए, नॉन इन्वेजिव बीपी, इन्वेजिव बीपी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनआईबीपी बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव, ठीक है। हालांकि इसमें अपन निडल मतलब अंदर नहीं कुछ घुसा रहे, बाहर, जैसे स्पाइगो मैनोमीटर, स्पाइगमो मैनोमीटर। जबकि जो आर्टेरियल लाइन से अपन ने कराया उसको अपन ने क्या बोला, पूरा लिख दो, आर्टेरियल लाइन, वो इन्वेजिव बीपी है, ठीक है। क्लियर, आपको पूरा बीपी का समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो बीपी को इफेक्ट करते हैं ना। तो लिखो, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा। फैक्टर इफेक्टिंग बीपी, फैक्टर इफेक्टिंग, या फैक्टर जो ज्यादा से लिख देता हूं मैं, फैक्टर डिटरमाइन बीपी। ऐसे ऐसे फैक्टर जो बीपी को डिटरमाइन करते हैं उनको अपन देखते हैं। तो मेनली दो फैक्टर होते हैं जो बीपी को डिटरमाइन करते हैं ना, दो फैक्टर हैं जो आपके बीपी को डिटरमाइन करते हैं। एक फैक्टर है उसका नाम है कार्डियक आउटपुट, ठीक है। एक तो कार्डियक आउटपुट है जो बीपी को डिसाइड करता है,
और दूसरा करता है आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आगे अपन इन सबको पढ़ेंगे। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, कार्डियक आउटपुट तो अपन ने पढ़ ही लिया। पेरिफेरल रेजिस्टेंस को अपन जरूर समझ लेंगे थोड़ा ना। तो कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है, मतलब पूरा बीपी है ना, वो मेनली दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, समझना इसको, है ना, बहुत बेसिक चीज है। पूरा बीपी है दो ही चीजों, आपके जब बीपी बढ़ा हुआ है कम हुआ है तो आपके दिमाग में ये दो ही चीज आनी चाहिए, या तो कार्डियक आउटपुट में दिक्कत है या आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत है। कार्डियक आउटपुट रेगुलेट करता है सिस्टोलिक बीपी को, ठीक है, जबकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है डायस्टोलिक बीपी को। क्लियर है बात, मतलब समझने की छोटी सी बात है। यदि सिस्टोलिक बीपी में कोई दिक्कत आ रही है समझ जाओ कार्डियक आउटपुट में कोई ना कोई लोचा है। यदि आपके डायस्टोलिक बीपी में कोई दिक्कत आ रही है समझ जाओ कहीं ना कहीं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब कि डायमीटर, ऑलमोस्ट लोग होते हैं डायमीटर ऑफ आर्टरी, बोल सकते हैं कि आर्टरी के डायमीटर में कोई ना कोई दिक्कत है, या तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई या वैजो डायलेट हो गई है। तो मेनली दो ही चीज है। सिस्टोलिक बीपी में ऊपर नीचे हो रहा है मतलब कि कार्डियक आउटपुट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुआ है। यदि डायस्टोलिक बीपी में ऊपर नीचे हुआ है मतलब कि वैजो कॉन्स्ट्रिक्ट या वैजो डायलेट हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अपन देखते हैं कि कैसे होता है ये इफेक्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला अपन देख लेते हैं जैसे कार्डियक आउटपुट, कि कार्डियक आउटपुट बीपी को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, समझो। अपन ने बात करी कार्डियक आउटपुट है वो मेनली अफेक्ट करता है, वो सिस्टोलिक बीपी को करता है। डायस्टोलिक बीपी पे इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, फर्क आता है लेकिन डायस्टोलिक बीपी पे इतना फर्क नहीं आता। मेजरली इफेक्ट, मेजर इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, सिस्टोलिक बीपी पे। डायस्टोलिक बीपी पे माइन्यूट, माइनर इफेक्ट, इतना नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर है बात, मतलब अपन कह सकते हैं यदि इंसान का कार्डियक आउटपुट बढ़ा है तो हम कह सकते हैं कि इंसान का सिस्टोलिक बीपी है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि कार्डियक आउटपुट कम हुआ है तो हम कह सकते हैं सिस्टोलिक बीपी भी कम हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है, हम कह देंगे पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ है, हमको कार्डियक आउटपुट को कम करना है, पेशेंट को पानी कम पिलाओ, पेशेंट को लैसिक्स दे दो, मतलब कि यूरिन ज्यादा कराओ, डायूरेसिस करा दो पेशेंट का, मतलब कि उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम को कम करो। कहीं ना कहीं हम स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करने पे लगेंगे, पूरा हमारा टारगेट होगा कहीं ना कहीं आप स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करो, या वीनस रिटर्न को कम करो, पेशेंट को खड़ा कर दो, पेशेंट को बैठा दो, लेटाओ मत। ठीक है, पोजीशंस को चेंज कराएंगे, या वैक्रोनियम दे दो पेशेंट को, वैक्रोनियम मतलब मसल्स पैरालाइज कर दो। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा टारगेट रहता है पेशेंट का हार्ट रेट को कम कर दो, जैसे काफी दवा आती है बीटा ब्लॉकर्स आती है उनको दे दो तो हार्ट रेट कम कर सकते हैं। दूसरी बात अपन पढ़े कि हम सिस्टोलिक बीपी को, यदि कार्डियक किसी का बीपी कम हो रहा है मतलब हम देख लेंगे कहीं ना कहीं कार्डियक आउटपुट कम है, तो उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम को देंगे अपन, कहीं ना कहीं उसको फ्लूइड देंगे, हमको ये सारी चीजें इसमें तो कम कर रहे थे और इसमें ये सारी चीजें बढ़ानी होंगी, उसको फ्लूइड देंगे। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज होती है, मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम आ रही है कार्डियक आउटपुट कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा आ रही है मतलब कि कार्डियक आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, दूसरा बात आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। क्या आता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता क्या है इसको मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, समझो, यदि किसी इंसान में मान लो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन तो आप समझते हो सब कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर है वो कम हो गया है, तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो गया तो आप ये समझ लो कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। भाई जब डायमीटर कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा है, टीपीआर यदि बढ़ा हुआ है तो आप समझ लो कि डायस्टोलिक बीपी है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं कहीं यदि वैजो डायलेशन हुआ है पेशेंट को, जो मैंने बताया कि जैसे सेप्सिस में वैजो डायलेशन हो जाता है, यदि पेशेंट को वैजो डायलेशन हो गया है तो उसका टीपीआर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टीपीआर कम हो जाएगा तो आप समझ लो कि जो डायस्टोलिक बीपी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब समझ जाओ यदि डायस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है आप समझ जाओ कहीं ना कहीं वैजो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, डायस्टोलिक बीपी यदि कम हुआ है मतलब समझ जाओ वैजो डायलेशन हुआ है। तो इसमें अपन को वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन वैजो डायलेशन कोई ना कोई दवा अपन को स्टार्ट करनी होती है। यदि आपका डायस्टोलिक बीपी कम आ रहा है मतलब कि वैजो डायलेशन हुआ है तो हमको यहाँ पे वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन देने होते हैं, जैसे आपको वैसोप्रेसिन भी आ गई, मत लिखो अभी कंफ्यूज हो जाओगे ना, आपके अभी काम आने वाले हैं, आपको बाद में समझाएंगे जब आप ट्रीटमेंट करोगे, है ना।
ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। मतलब कि आपको पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये होता है कि आपकी जो आर्टरी के अंदर जब बीपी का फ्लो होता है तो उसको कितना रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ता है। तो मेनली एक वे तो होता है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन पे डिपेंड करता है आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस। दूसरा ये डिपेंड करता है आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल मतलब एक तो ये हो गया। दूसरा होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ब्लड की विस्कोसिटी पे। किस पे करता है? ब्लड की विस्कोसिटी पे, है ना। यदि विस्कोसिटी का मतलब है कि आपका ब्लड कितना गाढ़ा है। यदि ब्लड ज्यादा गाढ़ा हुआ तो वो उतना ही धीरे धीरे फ्लो होगा, और जब धीरे फ्लो होगा, यदि धीरे फ्लो होगा तो बीपी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। यदि आपका विस्कोसिटी बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यदि ज्यादा गाढ़ा है ना तो ज्यादा फोर्स लगाएगा वॉल पे। आप ये फील करना, कभी कोई चीज ज्यादा गाढ़ी होती है ना वो ज्यादा फोर्स लगाती है आपकी वॉल पे। तो याद रखना क्योंकि ब्लड के बहने में उतना ही रुकावट आता है। ठीक है, यदि किसी का विस्कोसिटी बढ़ा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, विस्कोसिटी बढ़ा हुआ है तो उसका जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, फ्लो होने में दिक्कत आ रही है, तो उसका डायस्टोलिक बीपी भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। वहीं इसका उल्टा है कि यदि विस्कोसिटी कम है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो भी मतलब खून पतला है तो इजीली बहेगा, उसको बहने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब कोई रेजिस्टेंस फील नहीं है। तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो उसका बीपी भी इतना नहीं बढ़ेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो ये भी अपन देखते हैं कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। क्लियर हुई इतनी बात। इसके बाद में ना एक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है। कभी ऐसे से पूछेगा नहीं लेकिन कभी आपसे पूछ ले तो भी याद रखना। फॉर्मूला होता है मैप, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आपका सीवीपी, जो राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो, ठीक है, अपॉन कार्डियक आउटपुट। ये टीपीआर का एक फॉर्मूला होता है। मतलब इन बातों पे आप डिपेंड कर सकते हो। यदि मैप बढ़ रहा है तो टीपीआर बढ़ेगा, सीवीपी बढ़ रहा है तो टीपीआर कम होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो टीपीआर कम है। तो ये अपन इसका आइडिया लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अपने लेवल का नहीं होता, बहुत अप लेवल का होता है ये, है ना। बहुत कार्डियोलॉजिस्ट ये पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मैप माइनस सीवीपी अपॉन कार्डियक आउटपुट। क्लियर। तो अब ये भी है, दूसरी बात एक पॉइंट और आता है टीपीआर से रिलेटेड कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम किन वेसल्स में पाया जाता है और मिनिमम किन वेसल्स में पाया जाता है ना। मिनिमम किन में पाया जाता है और मैक्सिमम किस में पाया जाता है। तो देखो टीपीआर है मेनली किस पे डिपेंड करता है? डायमीटर ऑफ वेसल्स पे। ठीक है, यदि डायमीटर ज्यादा है, वेजो डायलेट है, तो वहां का टीपीआर कम है। तो आप ये बताओ मैक्सिमम टीपीआर कहां का होगा? जो सबसे नैरो होगी उसका टीपीआर सबसे ज्यादा होगा। तो आपके हिसाब से मैक्सिमम किसका होना चाहिए? कैपिलरी का। ठीक है, लेकिन ये गलत है, आपको आगे जाके बताऊंगा क्यों। सबसे मैक्सिमम होता है वो होता है आर्टेरियोल का। किसका होता है? आर्टेरियोल। ठीक है, अब इसका आंसर है क्योंकि कैपिलरी में क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, पोल होते हैं या होल होते हैं। अब उन पोल या होल की वजह से वहां पे क्या एंडोथेलियम पोर होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कैपिलरी की स्ट्रक्चर बताई थी उसमें, मैंने एंडोथेलियम होती है उसमें पोर होते हैं। उस पोर की वजह से वहां पे प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पाता। ठीक है, वहां पे प्रेशर क्रिएट या रेजिस्टेंस है वो क्रिएट नहीं होता। वहां पे रेजिस्टेंस आता है ना, थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ता है, वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस नहीं आता। मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वो आर्टेरियोल में पड़ता है, क्योंकि कैपिलरी के बाद में सबसे नैरो मिलता है वो आर्टेरियोल होता है। ठीक है, वहीं अपन बात करें मिनिमम टीपीआर किसमें मिलेगा? जिसका डायमीटर मैक्सिमम होगा, जिसका मैक्सिमम डायमीटर होगा। वो मैक्सिमम डायमीटर किसका होता है? वेन का। तो वेन के अंदर आपको सबसे मिनिमम टीपीआर देखने को मिलने वाला है। और वेन में भी अपन बात करें तो लार्ज वेन कौन सी है? आपके आपके आईबीसी, सुपीरियर वेना केवा, इनका टीपीआर सबसे कम होता है। मतलब कि इनका टीपीआर आपको सबसे कम देखने को मिलने वाला है। तो टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है कि ब्लड के फ्लो होने में कितनी दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसको अपन टीपीआर बोलते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, आपके दो ही चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो डायामीटर ऑफ वेसल्स पे, ठीक है, दूसरा विस्कोसिटी पे। और इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मैप माइनस सीवीपी अपॉन कार्डिक आउटपुट।
आप इस फॉर्मूले से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? मतलब कि हम कह सकते हैं, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, ये भी याद रखना, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो सीधा किस पे डिपेंड करता है, डायस्टोलिक बीपी। यदि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो डायस्टोलिक बीपी भी कम होने लगेगा। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने ये पढ़ा। अब एक टर्म और पढ़ लेते हैं अपन आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और आती है जिसको अपन बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप। मैप का मतलब होता है मीन आर्टरी प्रेशर। क्या होता है? मीन आर्टरी प्रेशर, है ना। जो मैंने आपको बताया वो मॉनिटर में जो नीचे ब्रैकेट में लिखा था उसको मीन आर्टरी प्रेशर बोलते हैं, और ये बहुत मेन होता है, पता है। जब आप ड्यूटीज करोगे आईसीयू में तो आपको बताया जाएगा कि हमको सिस्टोलिक से भी मतलब नहीं है, हमको डायस्टोलिक से भी मतलब नहीं है, हमको मेन मतलब होता है मैप से। मैप बोलते हैं, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीन आर्टरी प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाके बताऊंगा कैसे। पहले तो ये होता है कि होता क्या है, तो ये होता है एवरेज प्रेशर ऑफ कंप्लीट कार्डियक साइकिल। जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल था उसका जो एवरेज प्रेशर है कि वो एवरेज प्रेशर कितना रहा है, मतलब ना हमको सिस्टोलिक से मतलब है ना डायस्टोलिक से मतलब है, कि हमको केवल एवरेज प्रेशर चाहिए, सिस्टोलिक डायस्टोलिक नहीं बताओ, एक एवरेज प्रेशर बता दो कितना एवरेज प्रेशर रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैप। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैप का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो होता है कि 2 × डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी अपॉन 3। ये इसका एक फॉर्मूला चलता है, बेसिक फॉर्मूला इसका ये चलता है। ठीक है, लेकिन इसको और मॉडिफाई किया गया। फिर और मॉडिफाई कैसे किया गया कि सिस्टोलिक बीपी सॉरी डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी डिवाइड बाई 3। एक ये फॉर्मूला, और इसका लॉन्च किया गया, इसी को आप मॉडिफाई करोगे ना तो ये फॉर्मूले निकल के आते हैं। इसको आप ऐसे भी हो सकते हो, डीवीपी प्लस पल्स प्रेशर डिवाइड बाई 3। तो एक फॉर्मूला ये होता है इसका। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। मैप का पहला फॉर्मूला होता है जो बेसिक जो ज्यादा यूज होता है, 2 × डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी डिवाइड बाई 3। यदि आप इसी को ज्यादा ही ओपन करोगे, सिस्टोलिक बीपी को आप लिखोगे पीपी माइनस एसवीपी, तो उससे आपको ये फॉर्मूला भी मिलता है। ठीक है, सॉरी सिस्टोलिक बीपी को आप सिस्टोलिक बीपी को ये भी तो लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, सिस्टोलिक बीपी को पीपी प्लस डीबीपी, है ना। यदि आप इसकी जगह ये लिखोगे, डीबीपी को आप कॉमन ले लो, तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख के देखेंगे नॉर्मल कितना आता है, क्या आता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। आप नॉर्मल मैप की अपन बात करेंगे, नॉर्मल मैप कितना कैलकुलेट होता है, तो डायस्टोलिक बीपी अपन कितना लेते हैं, अपन डायस्टोलिक बीपी कितना लेते हैं 80। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है 40 डिवाइड बाई 3। ये ऑलमोस्ट कितना जाएगा 80 प्लस ये कितना जाएगा 3 जैसे करेंगे तो 13.3 आता है। तो नॉर्मल आता है अपना जो आइडियल आता है 93.33 mm ऑफ Hg। आपका नॉर्मल क्या आता है, मैप आता है। ठीक है, नॉर्मल मैप कितना आता है 93.33 आता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात होती है, अपन ने दिखा मीन आर्टरी प्रेशर कितना होता है। लेकिन अब आपको क्लिनिकल बताता हूँ थोड़ा कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। आप जब राउंड हुआ करेगा, कंसल्टेंट आता है तो वो सिंपल सा पूछता है कि भाई इसका मैप कितना है। आप वो नहीं पूछेगा सिस्टोलिक बीपी कितना है, डायस्टोलिक बीपी क्या है, वो सिंपल से पूछता है कि मैप क्या है। या सिंपल सा अपन ऐसे कहते हैं कि आपको बीपी रेगुलेट करना होता है। क्या करना होता है, बीपी को रेगुलेट करना होता है। जब आपकी ड्यूटी लगेगी आईसीयू में तो आपको मेन काम होगा कि आप बीपी को रेगुलेट करो। ज्यादा हो रहा है, बीपी ज्यादा हो रहा है तो एंटीजीडी चला दो, बीपी कम हो रहा है तो नॉरएड्री चला दो, दवा बढ़ने वाली दवा चला दो। तो आपको बीपी को रेगुलेट करना होता है। रेगुलेट करने के लिए सिस्टोलिक डायस्टोलिक की माथापच्ची नहीं करनी होती अपन को मैप को टारगेट करना होता है, मैप को नॉर्मल करना होता है। अब नॉर्मल मैप क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन टारगेटेड मैप, कि हमको टारगेट इतना रखना है, मैप को इतना रखना है, इससे कम नहीं रखना, है ना। टारगेटेड मैप क्या होता है, मिनिमम मैप, या मीन आर्टरी प्रेशर फॉर टिश्यू परफ्यूजन।
टिश्यू परफ्यूजन के लिए जो हमको सबसे कम मैप चाहिए उसको हम बोलते हैं टारगेट मैप, कि इतना तो होना ही चाहिए। जो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी, कि आपको जो 65 mm ऑफ एच, हमको जो मैप है वो 65 रखना है या 65 से ज्यादा रखना है। कभी भी मेन आर्टरी प्रेशर 65 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। मेन आर्टरी प्रेशर 65 से कम नहीं होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं क्या, टारगेट मैप। यदि आपका 65 से ऊपर आ रहा है ना मेन आर्टरी प्रेशर, मतलब समझ जाओ कि ऑर्गन को पूरा ब्लड सप्लाई हो रहा है, परफ्यूजन पूरा हो रहा है, चाहे फिर सिस्टोलिक कितना ही हो, डायस्टोलिक कितना ही हो, मीन आपका नॉर्मल होना चाहिए कितना, 65। बट न्यूरो के केस में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में है ना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हमारा जो टारगेट मैप होता है ना, टारगेट मैप होता है वो रहता है 85 mm ऑफ एच को अपन मानते हैं टारगेट, है ना। कि न्यूरो आईसीयू में आप ड्यूटी कर रहे हो, मान लो न्यूरो आईसीयू में आप ड्यूटी कर रहे हो, तो वहां पे आपका बीपी होता है, वो टारगेट मैप है वो 85 है, 85 से कम नहीं जाना चाहिए। नॉर्मल सब में 65 से कम नहीं जाना चाहिए, और न्यूरो के केस में 85 से कम नहीं जाना चाहिए आपका बीपी, इसको बोलते हैं अपन टारगेट। यदि इतना है, इससे ज्यादा बीपी मैप रहता है, मतलब कि आपके पूरा टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वैसे आपसे मीन आर्टरी प्रेशर कैलकुलेट कराएं तो आप इजीली कर सकते हो, डायस्टोलिक बीपी प्लस पल्स प्रेशर डिवाइड बाई 3। पल्स प्रेशर का जो तीसरा हिस्सा है उसको डायस्टोलिक में जोड़ दोगे आप, तो आपका मैप आ जाएगा, ठीक है। मैप का एक फॉर्मूला और होता है, वैसे आपके काम की चीज नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की चीज हो जाती है ना। एक फॉर्मूला और होता है मैप का, कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वेन रेजिस्टेंस होता है, एक तरह से टीपीआर ही होता है ये, एसवीआर है ना, सिस्टमिक वेन रेजिस्टेंस, है ना। देखो जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस आता है वो आर्टरी का होता है, वेन का जो रेजिस्टेंस आता है उसको सिस्टमिक वेन रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना, प्लस सीवीपी। ये फॉर्मूला और होता है मैप का। तो ये दो फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको एक तो ये मैप का बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीपीआर का फॉर्मूला बताया था, वो भी इसी से जनरेट हुआ था, आप देखोगे तो वो भी इसी से जनरेट हुआ है ना। टीपीआर का फॉर्मूला है, टीपीआर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि मैप माई प्लस सीवीपी अपॉन कार्डियक आउटपुट। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो अब नॉर्मल किसी को पता नहीं होता, लेकिन ये अपन आइडिया किसके बढ़ने से क्या नॉर्मल होता है, इससे आपको ये सारी चीज आइडिया लग जाएंगी। वैसे मैप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने दोबारा बता रहा हूँ, डायस्टोलिक बीपी में जो पल्स प्रेशर है उसका तीसरा हिस्सा जोड़ दो, है ना। टारगेट कितना होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमको 65 से ऊपर रखना होता है, न्यूरो की कंडीशन में हमको 85 से ऊपर रखना होता है, इसको बोलते हैं टारगेट मैप, है ना। ना सिस्टोलिक से मतलब है ना डायस्टोलिक से मतलब, असली ये होता है। क्लियर, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।